फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिसने भी मैट्रिक्स की पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, पहले जाकर के वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स देखो, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखना, ठीक है। क्योंकि अगर आपका मैट्रिक्स का बेस क्लियर नहीं है तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। तो पहले मैट्रिक्स की पूरी प्लेलिस्ट आपको देखनी है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं आज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले हम 2x2 का देखेंगे। मेरे हिसाब से पहले मैं एनसीईआरटी ही कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप मैट्रिक्स भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आप रियल एनालिसिस भी पढ़ रहे हो, तो रियल एनालिसिस में भी आपको सबसे पहले सेट्स अच्छे से आना चाहिए। देन रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन आपको क्लास 11th ये आना चाहिए और फिर क्लास 12th का आना चाहिए। सेट्स मैंने करा रखा है, रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th का करा रखा है, क्लास 12th का रह रखा है, वो मैं करा दूंगी, ठीक है। तो अगर ये 3 टॉपिक अगर आपको एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से आते हैं, उसके बाद ही आप रियल एनालिसिस को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो वही है, अगर आपको एनसीईआरटी जो कि 20 मार्क्स की है, एनसीईआरटी जो है सिर्फ 2 बुक, ठीक है। एनसीईआरटी की जो ये 2 बुक्स हैं, मतलब क्लास 11th और क्लास 12th की जो बुक्स हैं, वो अपने आप में 20 मार्क्स की हैं। और उसका जो मिसलेनियस है, वो तो जो मिसलेनियस की एक्सरसाइजेज हैं, मैं स्पेलिंग ही भूल गई मिसलेनियस की क्या थी, ठीक है। जो मिसलेनियस एक्सरसाइजेज हैं उसके क्वेश्चन ना बिल्कुल ज्यों के त्यों रखे हुए आपको मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं एनसीईआरटी पे जोर दे रही हूँ। आप खुद सोचो, 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपके इन 2-3 बुक्स में से हो जाएंगे। बीएससी की आप कंप्लीट एक बुक करोगे, कोई भी एक बुक, मान लो आपने लीनियर अलजेब्रा की है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा आप करते हो, इसमें से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन। लेकिन एनसीईआरटी की 2-3 बुक्स ही जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ भी रखी होंगी, उसके मिसलेनियस एक्सरसाइजेज में वैसे के वैसे ही क्वेश्चन एज इट इज़ रखे हुए आपको मिल रहे हैं 20 मार्क्स के। तो क्यों ना इनको हम पहले एनसीईआरटी को पहले कवर अप किए जाएं। और क्योंकि अगर आप 3D भी पढ़ोगे, 3D पढ़ने के लिए, 3D की बुक पढ़ने के लिए भी आपको पहले एनसीईआरटी का जो 3D है वो अच्छे से आना चाहिए, तभी आप उसको पढ़ पाओगे। तो मेरा मानना ये है कि पहले मैं एनसीईआरटी कराऊँ, ठीक है। उसके बाद में ये सब जो बीएससी का पोर्शन है वो मैं ज़रूर शुरू करा दूंगी। तो मैं यही सोच रही हूँ पहले एनसीईआरटी कवर अप कराऊँ, ठीक है। तो पहले जो है मैट्रिक्स के अंदर थोड़ा सा टॉपिक बचा है जो क्लास 12 से रिलेटेड है, शायद आज की क्लास में वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैट्रिक्स का जो बीएससी का टॉपिक होगा वही कंटिन्यू होगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिक्स अपने आप में कई क्वेश्चन लेके जाएगा। मैट्रिक्स और लीनियर अलजेब्रा दोनों ही मिक्सअप टाइप है थोड़ा, और दोनों ही मतलब अच्छे हैं, लेकिन वही मेरा मानना एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस इसी वजह से कर रही हूँ, क्योंकि एक तो आपका बेस बन जाएगा, ऊपर से 20 मार्क्स की है। बहुत सारी बुक्स को पढ़ने के लिए बीएससी की आपको एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 3D के लिए, रियल एनालिसिस के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी पहले करा रही हूँ। उसके बाद जैसे ये खत्म होगा, क्योंकि एनसीईआरटी मैंने काफ़ी कुछ करा दिया है, प्लेलिस्ट में आपको सारी मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाकर के देखना। थोड़ा बहुत एनसीईआरटी का पोर्शन बचा हुआ, उसके बाद बीएससी की बुक्स ही आपकी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आप 2x2 मैट्रिक्स का कैसे निकालोगे? इन्वर्स निकालने में बहुत हेल्पफुल होगा। आपको क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज करना है। 2 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 2, और इन दोनों का आपको साइन चेंज कर देना है। तो ये बन गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ भी हम देखेंगे जिस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट ए। अगर आपको इन्वर्स निकालना होगा तो आप क्या करोगे? हमें पता होता है कि एडजॉइंट ए को अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? ए इनवर्स मिल जाता है। क्लास 12th का ही है ये, ठीक है। तो एडजॉइंट ए हमें पता चल चुका है। डिटर्मिनेंट हम किसकी निकालेंगे? इसकी, क्योंकि मैट्रिक्स तो हमारी यही थी ना। तो इसकी डिटर्मिनेंट मतलब 4 2 8 -3 × 1 कितना हो गया? 5। इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना आ गई हमारे पास डिटर्मिनेंट? 5। तो एडजॉइंट ए, ये हमारा एडजॉइंट ए। अगर हम इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर 5 से इसको डिवाइड कर दें, चाहे 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो चाहे 5 से डिवाइड कर दो, ये हमारा मिल जाएगा 2x2 का ए इनवर्स, ठीक है। एग्जाम में एक चीज़ आप प्रॉपर्टीज़ की ध्यान रखना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू होता है डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। अगर हम इसको, इसी से ही वो चीज़ बनी है, आपको ध्यान रखना है। देखो कैसे कि ए इनवर्स को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो ये ए बन जाएगा, और डिटर्मिनेंट ए कहाँ जाएगी? ये चीज़ इधर आ जाएगी। तो यही चीज़ है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अगर आप करते हो ए मतलब कोई मैट्रिक्स, तो आपको क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट ए। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए। इसके साथ आपको आई मल्टीप्लाई करके भी वो लिख सकता है,
ठीक है। तो ये क्या है आपका, इन दोनों को इक्वल कर दो आपस में भी, दिस इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये क्या है, एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में। विच इज़ ट्रू आता है ना ऑप्शन की, कौन सा इसमें से ट्रू होगा, उसमें आपसे ये पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बीच बीच में बताते हुए चलूंगी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब देखो, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स के लिए कंडीशन होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब आपकी डिटर्मिनेंट जो होती है वो नॉन ज़ीरो हो। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, ये है, ये आपका क्या है, इन्वर्स का फॉर्मूला। तो ये चीज़ जो है आपका डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, नीचे तो ज़ीरो होता नहीं है ना, जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता। तो वही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉन जीरो होगा, तभी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये है मतलब कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है, या फिर कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल, क्या इन्वर्टिबल तभी कहलाएगी जब क्या होगा, इन्वर्टिबल तभी कहलाएगी जब उसकी डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। ठीक है, तो जब भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, नॉन सिंगुलर। जो आज की कल की क्लास हुई थी जिसमें क्वेश्चंस थे, सिर्फ 5 क्वेश्चंस थे, उसमें यही इस पर ही बेस्ड था वो। तो नॉन सिंगुलर अगर कोई मैट्रिक्स है तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी वो इन्वर्टिबल कहलाएगी और उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। दोबारा सुन लो, कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर तभी कहलाती है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, ये चीज़ नॉन जीरो होगी तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो इन्वर्टिबल कहलाएगी, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपके पास, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया तो वो मैट्रिक्स आपकी कहलाती है सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। एक प्रॉपर्टी और याद रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, आप कर सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। मतलब आपको एक मैट्रिक्स दे दी है, दूसरी मैट्रिक्स बी दी है, ए दिया है, बी दिया है, दो मैट्रिक्स हैं अपने आप में। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, देन उसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है। तो आपको वही डिटर्मिनेंट मिलेगी जो आप इसकी अलग डिटर्मिनेंट निकालो, इसकी अलग डिटर्मिनेंट निकालोगे और दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको दोनों में क्या मिलेगा, सेम। तो इस प्रॉपर्टी पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। आपको एग्जाम में ये नहीं करना कि दोनों की मल्टीप्लाई करने बैठ गए। आपको अगर ये चीज़ निकालनी होगी, आप क्या करोगे, आपके पास ए भी है बी भी है, इसकी डिटर्मिनेंट अलग निकाल लेना, इसकी डिटर्मिनेंट अलग निकाल लेना, दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको ए बी की मल्टीप्लाई करके जो डिटर्मिनेंट आएगी वही आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। एक इससे पहले मैंने बता दी, इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, इन्वर्टिबल कब होती है, नॉन सिंगुलर कब होता है और सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं 3x3 की मैट्रिक्स का। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 3x3 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए हम कैसे निकालेंगे या फिर उसका इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इन्वर्स हमें पता है क्या होता है, इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, कि अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ गया मतलब मैट्रिक्स अगर सिंगुलर हो गई, डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया मतलब मैट्रिक्स अगर सिंगुलर हो गई तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फिर हमें निकालने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ गई दैट मीन्स जो हमारी मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होगी। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी तभी उसका डिटर्मिनेंट, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो एक ट्रिक है इसके लिए हमारे पास, वो हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर देखो क्या करना है उसके लिए, आपको सबसे पहले तो आपको डिटर्मिनेंट निकालनी है। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम इसकी निकाल लेते हैं 3, ये इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। मैं इसके अकॉर्डिंग निकालती हूँ, क्यों इस कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जीरो है तो एक मुझे नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर निकालें, इसको छिपाया इसको छिपाया, यानी ये हमारे पास बचा -3 4 -1 1 -2, यहाँ पर माइनस लेंगे। ठीक है, ये ऐसे यानी -3 4 -1 1 ऐसे लेते ना साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से साइन लिए जाते हैं जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो मैं इसके अकॉर्डिंग निकाल रही हूँ, यहाँ पे प्लस लिया, ठीक है, यहाँ पर प्लस लिया, फिर 3 उसके अकॉर्डिंग ये छिपाया, हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आई। ठीक है, उसके बाद माइनस लेंगे 2, ठीक है, जब हमने ये छिपाया और ये छिपाया तो 3 4 1 -1 1 हमारे पास बचा, वो हमने लिखा, और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो कभी भी डिटर्मिनेंट निकालो उस रो या उस कॉलम के अकॉर्डिंग निकालनी है जिसमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज़ हो।
ठीक है, तो 3 कितना आएगा, ये -3 + 4 -2 -3 -4 -3 × +4, ठीक है, ये कितना आया 3 × 1 -2 × 1 यानी 3 - 2 दैट इज़ 1। तो इसकी डिटर्मिनेंट कैसी आई है, नॉन ज़ीरो आई है। इसका मतलब क्या है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसकी डिटर्मिनेंट कैसी आई है, 1 आई है। तो यानी सिर्फ हमें एडजॉइंट ए निकालना और उसको 1 से डिवाइड कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका इन्वर्स मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसका एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं विद ट्रिक इन 5 to 6 सेकेंड्स। ठीक है, 3 - 3 4, 2 - 3 4, 0 - 1 1। इसके स्टेप्स आप लिख लेना। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट कॉलम 3 2 0 ये रिपीट करना होगा इधर, 3 2 0। सबसे पहले आपको C1 रिपीट करना है, उसके बाद आपको C2 रिपीट करना है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, -3 -3 -1। इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया। C1 रिपीट, देन C2 रिपीट। उसके बाद हमें क्या करना है, R1 रिपीट करनी है। रो वन कौन सी होगी, ये पूरी हमें रिपीट करनी होगी, कहाँ पर, नीचे। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं 3 - 3 4 3 -3। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, R2 भी रिपीट करना है। तो ये स्टेप्स आप याद कर लेना कि कैसे हमें क्या क्या रिपीट करना है। ये हमारी R2 है, ये हमने यहाँ पर रिपीट कर दिया। उसके बाद हमें ये जो C1 बना है और जो R1 बना है, C1 और R1 दोनों को कैंसिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बस ये जो 2 × 2 की मैट्रिक्स बना के सबके डिटर्मिनेंट निकालनी है। सिंपली ऐसे समझो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। -3 × 1 कितना हुआ, -3, फिर -4 × -1 कितना हुआ, -4। तो ये कितना आया, -3 + 4 दैट इज़ 1। मतलब सिर्फ इसकी आपको डिटर्मिनेंट निकालनी है। ठीक है, हमने क्या किया, इसकी डिटर्मिनेंट निकाल दी, कितना आया 1, वो 1 हमने अलग से लिख लिया। उसके बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, मतलब पहले ये डिटर्मिनेंट बना, देन ये डिटर्मिनेंट बना। इसकी डिटर्मिनेंट निकाल लो, कितना आता है, 4 × 0 0 -2, 0 - 2 दैट इज़ -2। अगर आप रो के अकॉर्डिंग चलोगे, हम ऐसे चल रहे हैं इसमें, तो हमें लिखना ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे चलोगे तो ऐसे लिखना होगा। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, कितना हुआ ये, -2 + 0 कितना हो गया, -2। ठीक है, फिर हम कैसे चलेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, कितना हुआ, -4 + 3, -4 + 3 हो गया आपका -1। इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, 3 × 1 -0 कितना हुआ, 3, 0 × -3 0, 3 × -1 कितना हुआ, +3 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट तो आप लोग निकाल ही सकते हो, बस इसको अलग से लिखना, 0 -1 3 -3। इसकी डिटर्मिनेंट निकालो, जो आता है वो यहाँ पे लिख दो। चलना रो वाइज है, लिखना कॉलम वाइज है। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, कितना आएगा, -12 + 12 0, 4 2 × 8 -4 3 × 12, 8 - 12 कितना हुआ, -4, -9 +6, -9 +6 हुआ आपका -3। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स बन के आई है, ये है आपका एडजॉइंट किसका, इस मैट्रिक्स का। इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट क्या आई थी हमारी, इसकी डिटर्मिनेंट आई थी 1। ठीक है, तो इसको हम अगर डिटर्मिनेंट से इसकी डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा A इनवर्स। बाकी ये एक्चुअली में है क्या, एडजॉइंट ऑफ A। तो ये आपकी ट्रिक है, बस आपको यही करना है। फर्स्ट आपको C1 रिपीट करना है, देन C2 रिपीट करना है। जो फर्स्ट कॉलम था, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको इधर लिखना है, सेकंड कॉलम को इधर लिखना है, फिर फर्स्ट रो को नीचे रिपीट करना है, सेकंड रो को नीचे रिपीट करना है, देन फर्स्ट रो पूरा कैंसिल कर देना है। उसके बाद बस 4 4 ये नंबर लेके इनका डिटर्मिनेंट निकालते जाना। जैसे हम 2 × 2 की डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ऐसे डिटर्मिनेंट निकालोगे, लिखना ऐसे है, ये एडजॉइंट A बन जाएगा आपका। इसको क्या कर दोगे आप, डिटर्मिनेंट से, इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, A इनवर्स मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल A इनवर्स चेक करने से पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालनी होगी उसकी कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट, इस तरीके से आप A इनवर्स या एडजॉइंट ऑफ A निकाल सकते हो। इसमें कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर देना। इसके बाद इसमें आपके पास आता है सम प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन इनवर्स। इनवर्स के ऊपर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको आप ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, और
ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकती हैं कि आपको 4 ऑप्शन देगा, चारों में से पूछेगा इनमें से कौन सा ट्रू है, या फिर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। मतलब आप 2 मैट्रिक्स लो, ए और बी, उनकी मल्टीप्लाई करो, उसका इनवर्स निकालो, वो उसी के बराबर आएगा। अगर आप बी का इनवर्स पहले निकाल लो, देन ए का भी इनवर्स निकालो और दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपको क्या मिलेगा, ए बी का होल इनवर्स ही मिलता है। ठीक है, अभी मैं प्रूफ करके तो पूरा दिखाऊंगी नहीं। ठीक है, ए का डबल इनवर्स कर दोगे, मतलब जैसे हमने अभी एक मैट्रिक्स ली थी उसका इनवर्स निकाला, इनवर्स निकालने के बाद हमारे पास क्या आया था, ए इनवर्स, मतलब मैट्रिक्स का इनवर्स आया था। अब जो आपके पास वो मैट्रिक्स आई थी उसका दोबारा इनवर्स अगर आप निकालोगे, वापस आपको पहले वाली मैट्रिक्स ही मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ए का अगर आप ट्रांसपोज करते हो, ए डैश मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज करना। मतलब अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसका आपको ट्रांसपोज कहा जाए, उसे टी से भी डिनोट करते हैं और डैश से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका ट्रांसपोज कहा जाए तो आप क्या करोगे, ऐसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना है, सेकंड रो को आपको सेकंड कॉलम बना देना है, थर्ड रो को आपको थर्ड कॉलम बना देना है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो उसमें आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। ठीक है, अब इसका अगर हम इन्वर्स निकालें, पहले हमने ट्रांसपोज किया, बाद में हम इन्वर्स निकालें, तो वही चीज़ आएगी। अगर हम पहले इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल दें और बाद में ट्रांसपोज करें तो दोनों बार क्या आएगा, सेम ही चीज़ आएगी। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बार क्या आएगा, सेम ही आएगा, चाहे पहले ट्रांसपोज कर दो चाहे पहले इन्वर्स निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है कि आप पहले कोई भी आपको मैट्रिक्स दी है, मान लो यही दी है, इसका आपको एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट निकाल दिया इस मैट्रिक्स का आपने, उसके बाद उसका इन्वर्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप मैट्रिक्स का पहले इन्वर्स निकाल दो उसके बाद एडजॉइंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोज और इन्वर्स, एडजॉइंट और इन्वर्स में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज करो बाद में इन्वर्स करो, या पहले इन्वर्स करो बाद में एडजॉइंट निकालो, या ट्रांसपोज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी आती है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट की पावर n-1। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट, कोई मैट्रिक्स आपको मिलेगी ए, उसका क्या निकालना है, आपको एडजॉइंट निकाल देना है। एडजॉइंट हम किससे निकालेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा, उससे निकाल देना है आपको एडजॉइंट। देन आपके पास एक मैट्रिक्स आएगी, उसकी निकाल देनी है आपको डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट मिलेगी वो किसके बराबर होगी, जो आपकी एक्चुअल में मैट्रिक्स थी उसकी आपको निकालनी है डिटर्मिनेंट। और जो ये n है, n का मतलब क्या है, अगर आपकी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की थी, किसकी थी, 3x3 ऑर्डर की थी, तो आपको क्या करना है, ये n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, तो जो आपकी ऑलरेडी मैट्रिक्स थी उसकी डिटर्मिनेंट निकालनी है, n की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 3 - 3 रखनी है, और उसमें से क्या कर देना है, एक कम, तो ये वैल्यू आपको वही मिलेगी जो आपको यहाँ से मिलेगी। क्वेश्चन में करके नहीं दिखा रही, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करना एक बार। एक मैट्रिक्स लेना, उसका एडजॉइंट निकालना, फिर डिटर्मिनेंट निकाल देना। ठीक है, जो आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फिर आप क्या करना, उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना और उसका जो ऑर्डर होगा उसमें से एक कम कर देना, जो भी 3x3 अगर ऑर्डर है तो उसमें से एक कम कर देना और उस डिटर्मिनेंट की पावर कर देना, दोनों बार क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल्स टू के की पावर n एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसका क्या मतलब है, आपको कोई मैट्रिक्स दे दी ए 1 2 3 4, आपको क्या करना है, किसी भी नंबर से, मान लो आपने 5 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया, यही काम है। कोई मैट्रिक्स है उसमें हमने के यानी किसी नंबर से हमने उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो एक मैट्रिक्स में हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद उसकी क्या निकाल देनी है, डिटर्मिनेंट। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स में, इसका मतलब यही है कि किसी नंबर से पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 1 5 × 2 5 × 3 5 × 4, तो आपके पास एक नई मैट्रिक्स बन के आएगी, उसका आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो किसके बराबर होगी, आपको क्या करना होगा, इसी मैट्रिक्स का, ये जो अंदर वाली मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, और जो k था, मतलब जो ये 5 था, इसकी पावर आप कितनी कर दोगे, जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर था। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 2x2, तो हम यहाँ पे कितना करेंगे, 2, मतलब ऑर्डर क्या है हमारा 2x2।
तो n की वैल्यू कितनी है 2 है, n क्रॉस n का होगा, n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो हम क्या कर देंगे उसकी पावर 2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं या डिटर्मिनेंट में से कॉमन लेते हैं तो वो सिर्फ एक रो या एक कॉलम में से लिया जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको ये अच्छे से समझा देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये तो आप लोग क्लियर कर लोगे फिर भी, ठीक है। जैसे हमने लिया 1 2 3 4 5 से मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, k एक नंबर है, a एक मैट्रिक्स है, नंबर k है, मल्टीप्लाई करने पर आया 5 10 15 20, क्योंकि जब भी किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट से हुआ, ये हो गया, ठीक है। देन हम क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है के ए की, ये हमारे पास क्या है के ए, इसकी क्या निकालनी है डिटर्मिनेंट, तो के ए की हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कितना आता है 5 × 20 100 माइनस 150 यानी कि कितना है -50, हमारा क्या आ गया, इसका डिटर्मिनेंट आ गया है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारी मैट्रिक्स थी ए, ये हमारी थी ए, इसकी डिटर्मिनेंट निकालते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, 1 2 3 4 का हमने निकाला डिटर्मिनेंट, 4 - 6 कितना आएगा -2, कितना आया डिटर्मिनेंट -2। अब देखो k की वैल्यू क्या ली थी हमने, 5 ली थी ना, तो k की वैल्यू हमने ली है 5, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 × 2, ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 × 2, तो k की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, सॉरी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2 जा 4 मत करना, ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे 2, इसमें लगा दो, ये चीज़ अप्लाई कर दो, क्या कि 5 k की जगह पे हमने 5 रखा, n की वैल्यू कितनी है, जो हमारा ऑर्डर होगा 2 × 2 है तो 2 रखेंगे, 3 × 3 होता तो 3 रखते, तो यहाँ रखा हमने 2। डिटर्मिनेंट क्या है कि a की डिटर्मिनेंट आई -2, अब इसको सॉल्व करो, कितना आता है -50, कितना आया ये -50 आया है, और यहाँ पर भी कितना है -50, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ये चीज़ प्रोसीजर नहीं देगा पूरा करने के लिए, वो डायरेक्ट देगा इसके ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। तो जब हम जो हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा दूंगी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि जब हम इसमें से कॉमन लेंगे ना तो पूरी रो में से कॉमन आता है, अगर एक 5 कॉमन आएगा, मान लो हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो 5 इसके अंदर से कॉमन आएगा एक, फिर एक 5 इसके अंदर से कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट है तो एक 5 इसमें से कॉमन आएगा, एक इसमें से कॉमन आएगा, लेकिन अगर पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन लोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आप लोगे कॉमन, ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट में से लोगे तो हर एक रो हर एक कॉलम में से आएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इसमें हमने इन्वर्स सीखा है, कि इन्वर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सीखी हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन सीखेंगे, और जो पहले 12th क्लास का थोड़ा सा पार्ट है वो सीखेंगे, उसके बाद हम जो बीएससी का कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो पार्ट सीखेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और इन वीडियोस को देखने से पहले मैट्रिक्स की पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें जितने भी वीडियोस हैं वो सारे पहले आप देखो, उसके बाद इस वीडियो को ज़रूर देखना।